हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीएससी पार्ट 1 का हम पेपर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बॉटनी में आपके 3 पेपर्स हैं बेसिकली। जो पेपर 1 है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज योर सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है बच्चों, तो पेपर 1 जो है उसमें 3 चीजें हैं आपके। सेल बायोलॉजी जिसमें आप सेल का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, सेल क्या होता है, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज क्या कौन कौन से हैं, और माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है जो अपने सेल डिवीजन में आते हैं, तो उनकी डिटेल स्टडी हमें इसमें करनी है। फिर हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे डिफरेंट, जो मेंडल के नाम से सब वेल नोन है, तो मेंडल ने कौन कौन से लॉज दिए हैं और कौन कौन से डिफरेंट इंटरजेनिक और इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस हैं, उनको हमको डिटेल स्टडी करनी है। म्यूटेशंस क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशंस, क्या क्रोमोसोमल एबरेशंस होती हैं, ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं सेल बायोलॉजी की और जेनेटिक्स की, जो आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। वही सब हमें अपने पेपर 1 में पढ़नी है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल बायोलॉजी से। सेल बायोलॉजी, जब से थोड़ी बहुत बायोलॉजी हमने पढ़ना स्टार्ट किया तभी से हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो सेल जो है ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो सेल है ना। सेल, फिर बहुत सारे सेल मिलकर के एक टिश्यू बनाते हैं, फिर बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के एक ऑर्गन बनाते हैं, फिर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। ये हमने पढ़ा था, है ना। कभी आपने जैसे 9th-10th में भी आ जाता है सेल बायोलॉजी में। तो सेल क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लाइफ की, और एक बिल्डिंग ब्लॉक है ये। सेल क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। हमारा जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल से मिलकर के बना है ना। तो सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री की हम बात कर लें तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट हुए। रॉबर्ट हुक ने 1665 में इन्होंने क्या किया, एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया, और इस प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में इन्होंने कॉर्क को देखा। कॉर्क सेल्स होती है ना, डेड सेल्स होती हैं। तो अ पीस ऑफ कॉर्क को इन्होंने ऑब्जर्व किया। इसको इन्होंने सेल नाम दिया एंड गेव द टर्म सेल। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, 1665 में इन्होंने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बनाया। ऑब्जर्व इन हिज प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया और इसमें इन्होंने अ पीस ऑफ कॉर्क को देखा। अब क्या हुआ कि जब रॉबर्ट हुक ने देखा था तो इनको एक हॉलो स्पेस दिखा। रॉबर्ट हुक ने जब कॉर्क को देखा तो उन्होंने क्या कहा कि बाउंड्रीज हैं और उसके बीच में हॉलो स्पेस है ना। ये इंपॉर्टेंट है। गेव द टर्म सेल, सेल टर्म किसने दिया, और डिस्कवरी ऑफ सेल का जो क्रेडिट है वो भी रॉबर्ट हुक को ही जाता है। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि बाउंड्रीज दिख रही हैं और उसके बीच में हॉलो स्पेस है। तो ये जो सेल वर्ड है ये सेला से लिया गया। सेला एक वर्ड है, इससे लिया गया और इसका मतलब होता है हॉलो स्पेस। हॉलो स्पेस है ना, खाली जगह। हॉलो स्पेस या कैविटी भी कहीं जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, हॉलो स्पेस या कैविटी। तो रॉबर्ट हुक वाला जो है ये कंट्रीब्यूशन आपको आ गया। रॉबर्ट हुक, डिस्कवरी ऑफ सेल, इसका क्रेडिट भी इनको ही जाता है। डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल का क्रेडिट किसको दिया जाता है, रॉबर्ट हुक। देखो सेल बायोलॉजी में
साइंटिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, और बेसिकली आपसे सेल और न्यूक्लियस ये दो तो बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सेल का खोज किसने करी? कोशिका, सेल मतलब कोशिका, तो सेल की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। और न्यूक्लियस की खोज किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये आप स्टार मार्क लगा के एक ही जगह पर दोनों साइंटिस्ट लिखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सेल में ब्राउन कर देते हैं एंड न्यूक्लियस में हुक कर देते हैं। तो हमें याद रखना है सेल की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। इन्होंने अ पीस ऑफ कॉर्क को देखा और इन्होंने अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में देख करके इसे सेल नाम दिया। सेला से लिया गया है वर्ड सेल, जिसका मतलब होता है हॉलो स्पेस या कैविटी। क्लियर है? उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, नाम सुना होगा सबने, ल्यूवेनहॉक, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, ना, ल्यूवेनहॉक भी लिख सकते हो आप, एवी ल्यूवेनहॉक भी लिख सकते हो। तो ल्यूवेनहॉक ने क्या किया? ल्यूवेनहॉक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ल्यूवेनहॉक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है। ल्यूवेनहॉक ने बनाया कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और इन्होंने बहुत सारे जो फ्री सेल्स हैं उनको देखा, ऑब्जर्व्ड फ्री सेल्स, और लिविंग सेल्स को इन्होंने देखा। यहां पर इन्होंने डेड सेल्स को देखा था, इन्होंने लिविंग सेल्स को देखा, लाइक आरबीसी, स्पर्म सेल्स, बैक्टीरिया, इनको इन्होंने देखा था, ठीक है। यस, तो दो साइंटिस्ट यहां हमें याद रखने हैं, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक एंड रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने देखा था कॉर्क में, और इन्होंने आरबीसी, स्पर्म, बैक्टीरिया, ये वाली सेल्स को ऑब्जर्व किया था। इन्होंने प्रिमिटिव टाइप का माइक्रोस्कोप बनाया था, और इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था। ये डिस्कवरी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। ये एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, डन। चलिए, अब हम पढ़ रहे हैं सेल थ्योरी। 11th क्लास में जब आपका स्टार्ट होता है बायोलॉजी, तभी आपने ये चीजें पढ़ी थी, सेल क्या होता है, सेल स्ट्रक्चर, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज। तो वही सब चीजें हम थोड़ा सा इलैबोरेट करके हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये थोड़ा सा हिस्ट्री था, कैसे सेल को डिस्कवर किया गया। नाउ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए ड्यूट्रोचेट। ड्यूट्रोचेट, सबसे पहले साइंटिस्ट आए ड्यूट्रोचेट। ड्यूट्रोचेट ने क्या किया? इन्होंने एक बेसिक चीज बताई थी कि सेल थ्योरी क्या है ना। तो ड्यूट्रोचैट में आप लिख सकते हो, लेड फाउंडेशन ऑफ सेल थ्योरी। ये भी अपना एक स्टडी कर रहे थे, सेल बायोलॉजिस्ट थे ड्यूट्रोचैट। इन्होंने बताया कि कैसे सेल थ्योरी दी जा सकती है ना। तो इन्होंने एक फाउंडेशन रखा सेल थ्योरी का। उसके बाद में दो साइंटिस्ट आए जो आपको सबको पता है, श्लीडन एंड श्वान। याद है ना सबको, श्लीडन एंड श्वान। श्लीडन जो है ये एक बॉटनिस्ट थे, श्लीडन बॉटनिस्ट एंड श्वान है जूलॉजिस्ट, ठीक है। तो श्लीडन है आपके बॉटनिस्ट एंड श्वान है जूलॉजिस्ट। श्लीडन और श्वान को क्रेडिट दिया जाता है फॉर सेल थ्योरी। तो इन्होंने मिलकर के सेल थ्योरी दी थी। डिफरेंट पोस्टुलेट्स जो थे सेल थ्योरी के, वो सब किसने दिए थे? श्लीडन और श्वान ने।
सेल थ्योरी को हिंदी में बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत के लिए जो बेसिक जो नींव रखी थी वो था ड्यूटरोचैट। उसके बाद श्लीडन एंड श्वान, ये दो साइंटिस्ट आए। आप हिंदी में भी ऐसे ही लिखोगे बेटा, श्लीडन एंड श्वान, है ना, नाम चेंज नहीं होगा, श्लीडन और श्वान। और टर्म्स तो इंग्लिश में ही लर्न करने की कोशिश करो। इन्होंने सेल थ्योरी प्रतिपादित की थी, ठीक है। तो हु गेव द सेल थ्योरी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल थ्योरी किसने दी थी? श्लीडन और श्वान ने दी थी, ठीक है। अब उसके पोस्टुलेट्स हम देखेंगे, एक बार लिख लो ये जो सेल थ्योरी है ये एनिमल्स और प्लांट्स सबके ऊपर लागू होती है, कुछ एक्सेप्शन भी हैं। सेल थ्योरी, अब हम देख लें क्या पोस्टुलेट्स हैं सेल थ्योरी के। मेन जो आपके कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स, मेन जो कंपोनेंट्स हैं, नंबर 1 इज, अभी हमने बोला कि हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। तो आप बोल सकते हो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सभी जो जीवित जीव होते हैं वो कोशिका से बने हुए होते हैं, है ना। तो आप लिख सकते हो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ या मेड अप ऑफ सेल्स। सभी जो जीवित जीव होते हैं, सभी जीवित जीव कोशिका से बने हुए होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक है। नंबर 2 जो इसका पोस्टुलेट है वो है सेल इज बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल and functional unit of life, ठीक है। सेल इज बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब क्या हुआ? कोशिका जीवन की, लाइफ की बेसिक फंडामेंटल मूलभूत, स्ट्रक्चरल संरचनात्मक, फंक्शनल क्रियात्मक, यूनिट मतलब इकाई। तो कोशिका जीवन की मूलभूत, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। बेसिकली देखा जाए तो श्लीडन श्वान ने ये दो ही पोस्टुलेट्स प्रतिपादित किए थे, दिए थे, है ना। श्लीडन एंड श्वान ने दोनों ही दिए थे। फिर एक और साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्को। थर्ड पोस्टुलेट इन्होंने दिया था, ऑल सेल्स अराइज from pre-existing cells. All cells arise from pre-existing cell by cell division. तो हर एक कोशिका, नई कोशिका कैसे बनती है? पुरानी कोशिका में कोशिका विभाजन की क्रिया के द्वारा। ये जो टर्म था इसको बोलते हैं, इसके लिए एक टर्म दिया गया ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला। और ये टर्म्स जो है, ये टर्म जो है ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला, इसका मतलब यही है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हर एक कोशिका जो पहले से ही उपस्थित कोशिका है उसमें कोशिका विभाजन की क्रिया के द्वारा बनती है। ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला, ये टर्म जो था ये दिया था रुडोल्फ विर्को। रुडोल्फ विर्को एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ये टर्म दिया था, गेव द टर्म, है ना। रुडोल्फ विर्को ने टर्म दिया था ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बहुत बार
एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ओमिनस सेलुला ई सेलुला इज गिवन बाय, तो आप लिखोगे रुडोल्फ विर्को, रुडोल्फ विर्को, ठीक है। रुडोल्फ विर्को ने ये टर्म दिया था ओमिनस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है जो नई कोशिका है वो पुरानी कोशिका में कोशिका विभाजन की क्रिया के द्वारा बनती है, ठीक है। तो ये मेन कंपोनेंट्स है, 3 कंपोनेंट्स हैं किसी भी सेल थ्योरी के, जो कि श्लीडेन श्वान ने प्रतिपादित किया था। वन इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सभी जीवित जीव कोशिका से बने हुए होते हैं। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिविजन, कोई भी नई कोशिका पुरानी कोशिका में कोशिका विभाजन की क्रिया के द्वारा बनती है। टर्म दिया गया ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ये दिया था रुडोल्फ विर्को ने, इसका मतलब भी यही होता है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये सेल थ्योरी है, आप लिख लीजिए। अब कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, सोचिए आप जरा, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी क्या हो सकता है। सेल थ्योरी के एक्सेप्शन में वायरसेस, क्लिक कर रहा है सबको, वायरस है ना, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी क्या बोल सकते हो आप, वायरस। वाई वायरस, हम सब जानते हैं वायरस जो होते हैं वो एनवायरमेंट में जब रहेंगे, यानी होस्ट सेल के बाहर जब रहेंगे तो वो नॉन लिविंग हो जाते हैं, और होस्ट के अंदर जाते ही वो लिविंग हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, है ना। ये अविकल्पी रूप से, ऑब्लिगेट मतलब कोई इसका विकल्प नहीं है, पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। तो वायरस होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, इनको अपने जीवन के लिए होस्ट की जरूरत होती ही होती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो आउटसाइड होस्ट दे आर डेड, मृत हो जाते हैं होस्ट के बाहर, एंड इनसाइड होस्ट दे आर लिविंग। होस्ट जब मिलता है इन्हें तो उसमें तो ये लिविंग रहते हैं, और होस्ट के बाद ये मर जाते हैं। तो आप बोल सकते हो दे आर, वायरसेस आर सब सेल्यूलर, सब सेल्यूलर इन नेचर, सब सेल्यूलर होते हैं ये, सेल हम इसे नहीं बोल सकते हैं, इसलिए ये एक्सेप्शन हुआ सेल थ्योरी का। तो सेल थ्योरी किसने दी, किसने फाउंडेशन रखा, किसने उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया। देखो जो रुडोल्फ विर्को वाला जो पार्ट है ना, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, वो इसका एक्सटेंशन है एक्चुअली। जो स्टार्टिंग में सेल थ्योरी दी गई थी उसमें 2 ही पोस्टुलेट रखे गए थे, फर्स्ट 2 श्लीडेन और श्वान के द्वारा, उसके बाद रुडोल्फ विर्को ने उसको एक्सटेंड किया, ठीक है। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, वायरसेस होते हैं क्योंकि वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, दे आर सब सेलुलर इन नेचर, लिख लीजिए ये। ओके अब अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो आप लोगों ने 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स पढ़े होंगे, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, पढ़े हैं क्या बच्चों? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, है ना, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लें। ये जो आज की क्लास है ये आपका इंट्रोडक्टरी क्लास है सेल बायोलॉजी का। तो हम देखें कैरेक्टर्स, प्रोकैरियोट्स, और इधर हम लिख देते हैं यूकैरियोट्स। बेसिक जो डिफरेंस है इनमें सबको पता है,
प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखें साइज एंड ऑर्गेनाइजेशन। साइज एंड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ये 1 to 10 माइक्रोमीटर इनका साइज बोल सकते हो आप, और ये यूनिसेल्यूलर होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये यूनिसेल्यूलर होते हैं और इनका जो साइज होता है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर्स होता है। While in case of eukaryotes 10 to 100 micrometer size and they are multicellular organisms। ठीक है। नंबर 2 देखो, नाम से क्या पता चल रहा है, प्रोकैरियोट्स। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन वर्ड यूज करते हैं हम न्यूक्लियस के लिए। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पर प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस मिलता है। आपने पढ़ा होगा बेसिक डिफरेंस, जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो हम यही देखते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। एक न्यूक्लियस की बात करें तो उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ होगा, क्रोमैटिन मटेरियल उसके अंदर होगा। तो ये एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। तो ये ट्रू न्यूक्लियस जो है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है ना। प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस मिलता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड तो आप लिख सकते हो यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट। प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, जो आपका सेल है उसके बीच में ही आपका क्रोमैटिन मटेरियल होता है, डीएनए वगैरह होता है, और ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पर एब्सेंट होता है। यहां बात करें तो यू मतलब होता है एडवांस और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। तो यहां पर एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है, आप लिख सकते हो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। थर्ड आप देखें ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन आपने पढ़ा होगा। रेप्लिकेशन होता है डीएनए से डीएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से एमआरएनए बनना, एंड ट्रांसलेशन होता है एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स में इन सेम कंपार्टमेंट, एक ही कंपार्टमेंट में होते हैं, इन सेम कंपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है। अभी हम डायग्राम बनाएंगे ना तब देखेंगे। यहां पर बात करें यूकैरियोट्स में, तो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ये होता है न्यूक्लियस में, एंड ट्रांसलेशन जो होता है, ट्रांसलेशन ये होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है ट्रांसलेशन एंड न्यूक्लियस में होता है ट्रांसक्रिप्शन। आप लिख सकते हो आरएनए एमआरएनए का बनना और ट्रांसलेशन इज प्रोटीन्स का बनना। क्लियर है सबको? फिर अगर हम इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें, मेटाबॉलिज्म में यहां पर होता है एनारोबिक और एरोबिक दोनों तरह का, और इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इट इज ऑलवेज एरोबिक, हमेशा एरोबिक टाइप का होगा। ठीक है,
रिवाइज कर लो एक बार। साइज एंड ऑर्गेनाइजेशन 1 to 10 माइक्रोमीटर यूनिसेल्युलर होते हैं, 10 to 100 माइक्रोमीटर मल्टीसेल्युलर होते हैं यूकेरियोट्स। न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह सब एब्सेंट होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं मिलता, न्यूक्लियोइड मिलता है। यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में वो सेम कंपार्टमेंट में होता है। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन इन साइटोप्लाज्म। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो एनारोबिक एनारोबिक दोनों तरह का होता है प्रोकैरियोट्स में, एंड यूकैरियोट्स में ओनली एंड ओनली एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है। अब मैं थोड़ा हटाती हूँ इसे। यस, प्रोकैरियोट्स में अगर डीएनए की बात करें, आई थिंक 5th है, डीएनए की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में सर्क्यूलर डीएनए प्रेजेंट होता है, सर्क्यूलर डीएनए। और यूकैरियोट्स की बात करें लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहां पाया जाता है। ठीक है, यहां पर सेल ऑर्गेनेली की हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में ऐसे सारे सेल ऑर्गेनेली जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिनका होता है वो सब एब्सेंट होते हैं। यहां तो आप लिखोगे ऑल सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, और यहां आप लिखोगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट। तो प्रोकैरियोट्स में ईआर, गोल्जी बॉडी ये सब चीजें नहीं पाई जाती है ना। न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है तो ट्रू न्यूक्लियस भी यहाँ एब्सेंट होता है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स यहाँ नहीं पाई जाती हैं, यहाँ सब कुछ मिलेगा, ये एडवांस होते हैं यूकैरियोट्स। यहाँ पर सर्कुलर डीएनए होता है, यहाँ लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है। ठीक है, तो ये था बेसिक डिफरेंस प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। अब हम देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है ना। तो आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस आई होप समझ में आया होगा। अभी हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। कैरेक्टर्स जो हम जिनके बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे, यहाँ हम लिख रहे हैं प्लांट सेल और यहाँ है एनिमल सेल। सबने पढ़े हैं ये डिफरेंसेस। ओके, नंबर 1 सेल वॉल। प्लांट और एनिमल में हम डिफरेंस देख रहे हैं। सेल वॉल आपको सबको पता है, अभी हम स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। प्लांट सेल जो है उसके चारों तरफ एक टफ सेल वॉल पाई जाती है ना। तो यहां आप लिखोगे सेल्यूलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट। सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल यहां पर पाई जाती है। एनिमल सेल में बेसिकली एब्सेंट बोलते हैं। अगर आप फंजाई वगैरह की बात करो तो वहां पर काइटिन की सेल वॉल पाई जाती है। सेकेंड, स्टोर फूड, स्टोर्ड मटेरियल या स्टोर फूड। प्लांट सेल में स्टार्च स्टोर्ड फूड होता है, एंड इन एनिमल सेल इट इज ग्लाइकोजन।
क्लियर है? प्लांट सेल में होता है स्टार्च एंड इन एनिमल सेल इट इज ग्लाइकोजन। नंबर 3 क्लोरोप्लास्ट। सबको पता है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में तो प्रेजेंट होते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, एनिमल्स में ये एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट और दूसरे जो भी प्लास्टिड हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। 4 वैक्यूल। वैक्यूल जो होती है रिक्तिका, जैसे हिंदी में बोलते हैं रिक्तिका, अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट। प्लांट्स में जब आप डायग्राम भी बनाते हो तब आप देखते हो कि आप सेंटर में न्यूक्लियस नहीं बना करके आप वैक्यूल का फॉर्मेशन करते हो ना, बीच में आप वैक्यूल बनाते हो और बड़ी साइज में बनाते हो। तो अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट्स में होती है। यहां पे आप लिखोगे स्मॉल पेरिफेरल। स्मॉल वैक्यूल होती है और वो पेरिफेरी पे होता है। एनिमल्स में सेंटर में होता है न्यूक्लियस और प्लांट्स में सेंटर में होता है वैक्यूल। ठीक है, आप लिख सकते हो यहां पर न्यूक्लियस पेरिफेरी पे और यहां पर होता है सेंट्रल, बीच में होता है एनिमल सेल में। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा। जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो प्लांट सेल होती है उसमें जो सेल वॉल है वो रेगुलर स्ट्रक्चर ना हो करके उसके बीच बीच में पोर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जहां से कि एक सेल दूसरी सेल से कनेक्टेड होती है। तो प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। दूसरे और कनेक्शंस होते हैं एनिमल सेल में बट प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट होते हैं। साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस यहां होता है सेल प्लेट बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, हम यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे, ये आपका यूनिट 1 चल रहा है बेटा। यूनिट 2 में हम देखेंगे कि सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है और एक कोशिका से दूसरी को 2 कोशिका बन जाती हैं। यहां पर सेल प्लेट ना बन करके फरो का फॉर्मेशन होता है, सेल फरो फॉर्मेशन। कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, दोनों साइड से सेल अंदर धंसती है और बीच में फरो बन जाती है जिससे 2 अलग अलग कोशिका बन जाती हैं। ठीक है, नंबर 8 न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो अभी देखो आप, प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दे मेक देयर फूड, है ना, अपने आप अपना खाना बनाते हैं, दे मेक देयर ओन फूड। और एनिमल्स जो होते हैं वो हीटेरोट्रॉप्स होते हैं जो कि ऑटोट्रॉप्स पर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं। स्वमपोषी एंड विषमपोषी, ऑटोट्रॉप्स एंड हीटेरोट्रॉप्स। एक और रेफरेंस आप देख सकते हो, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी जो है, आई होप दिख रहा होगा नीचे, गोल्जी बॉडी, यहां पर गोल्जी बॉडी होते हैं वो डिक्टायोजोम इनको बोलते हैं, डिक्टायोजोम, डिक्टायोजोम एंड लेस डेवलप होते हैं, लेस डेवलप, इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता है गोल्जी बॉडी और इनको हम डिक्टायोजोम कहते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि प्लांट्स में गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं, तो प्लांट्स में गोल्जी बॉडी को कहते हैं डिक्टायोजोम। यहां आप लिखोगे वेल डेवलप्ड,
well developed Golgi body are found in animal cell. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. क्या क्या हमने देखा? सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है, सेल वॉल प्रेजेंट है यहाँ पर. एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है. यहाँ पर स्टोर फूड इज स्टार्च, एनिमल्स में ग्लाइकोजन. क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में एब्सेंट होता है. वेक्यूल, अ लार्ज वेक्यूल इज प्रेजेंट एट सेंटर इन प्लांट सेल, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी पे आ जाता है. एनिमल्स की बात करें तो स्मॉल वेक्यूल होती है और वो पेरीफेरी पे होता है. न्यूक्लियस की बात करें तो उल्टा हो जाएगा वेक्यूल का, न्यूक्लियस पेरीफेरी पे होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस सेंटर में होता है. प्लाज्मोडेस्माटा, सेल वॉल रेगुलर ना होकर उसमें कुछ पोर्स होते हैं जिन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, वो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं. साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है यहाँ पर होता है बाय सेल प्लेट मेथड और यहाँ होता है बाय सेल फरो मेथड. न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स होते हैं प्लांट्स, हीटरोट्रॉप्स होते हैं एनिमल्स. गोल्जी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर लेस डेवलप होता है, जिसे डिक्टायोजोम कहते हैं, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा. डिक्टायोजोम लेस डेवलप होते हैं, यहाँ पर वेल डेवलप्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं. आई होप समझ में आया होगा सबको. ये था आपका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट सेल बायोलॉजी का. नेक्स्ट क्लास में हम सेल ऑर्गेनेली से स्टार्ट करेंगे. ओके, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर.